Hello, this is DM sir and welcome to my YouTube channel, a place for excellent learners. आज हम पूर्वी में से यूनिट 2 का रीड 1 दैट इज अ टेल ऑफ वैलर बेस्ड ऑन मेजर सोमनाथ शर्मा सर के उनके बारे में ही पढ़ेंगे। अब सबसे पहले ये समझ लो व्हाट इज वैलर। वैलर का मीनिंग होता है ब्रेवरी, बहादुरी, ओके, साहस जिसे आप बोल सकते हो। और हम जिस महानुभाव के बारे में यहां सीखने वाले हैं उस ग्रेट व्यक्ति का नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा सर। क्यों? तो रीजन ये है कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गॉट द परमवीर चक्र। यानी परमवीर चक्र उन वीरों को दिया जाता है जिन्होंने देश को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी गई हो। तो देखने वाली चीज यही है कि मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज वन ऑफ देम एंड ही वॉज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ परमवीर चक्र। तो इतने ग्रेट व्यक्ति के बारे में सीखना तो बनता ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर से। सबसे पहली चीज उनके बारे में थोड़ा प्रीफेस दिया है, यहां आप उनको देख पाएंगे, सही है कि नहीं है। ओके, चलो बढ़िया वाली चीज है, शुरू करते हैं। दिस इज अ ट्रिब्यूट टू द वैलियंट मेजर सोमनाथ शर्मा। ट्रिब्यूट माने श्रद्धांजलि, आप समझ लीजिए। ओके, यानी वी आर पेइंग होमेज टू दिस ग्रेट पर्सनालिटी। आगे अगर देखोगे भैया, वैलियंट माने ऐसे बहादुर व्यक्ति, ऐसे नीडर व्यक्ति जो किसी से नहीं डरते हैं। और आप तो जानते हो हमारी इंडियन आर्मी पहले से ऐसी है जो किसी देश की आर्मी से नहीं डरती, क्योंकि वो सबसे ब्रेव है। चलो देखते हैं। ओके, मेजर सोमनाथ शर्मा, इंडिया फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ द परमवीर चक्र, हुज नेम इज एच्ड। यहां लिखा है एच्ड, माने इतिहास में लिखा जाएगा, वो भी गोल्डन लेटर्स में। ओके, तो एच्ड इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री, his bravery and sacrifice stand as a beacon। ओके, यहां पे क्या लिखा है बेटा? बेकन। बेकन का मीनिंग होता है मशाल। यार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जिंदगी में ऐसी मशाले छोड़ के जाते हैं, जिंदगी में ऐसे एग्जाम्पल्स देके हमको जाते हैं कि उनकी बात सुन के हम में भी ब्रेवरी आ जाती है। तो ऐसे एक व्यक्ति थे मेजर सोमनाथ शर्मा सर। ओके, देखते हैं। इंस्पिरेशन फॉर जनरेशंस एट एवरी इंटरसेक्शन ऑफ पैट्रियटिज्म, whether through the national war memorial, soul-stirring patriotic songs, books and stories recounting acts of valor। देखने वाली चीज क्या है, तो हम कभी भी किसी व्यक्ति की बहादुरी को कैसे जानते हैं? या तो कोई वॉर म्यूजियम में हम जाएंगे, वहां उनके बारे में ये सारी चीजें जानेंगे। सबसे बढ़िया वॉर म्यूजियम जैसलमेर में है। आप जब भी कभी जैसलमेर जाए, आप वॉर म्यूजियम जरूर से आप देखना, आपको मालूम पड़ेगा कि इंडियन आर्मी अपने देश के लिए कितना कुछ कर रही है। हम सारे के सारे यहाँ सेफ महसूस कर रहे हैं केवल और केवल अपनी इंडियन आर्मी की वजह से। इसके अलावा भैया बहुत सारे इनन्यूमरेबल सॉन्ग्स भी बने हैं उनके ऊपर। आप जानते हो जितनी भी वॉर फिल्में बनी हैं, सारी की सारी वॉर फिल्मों ने एक बढ़िया गाना हमको दिया है जिससे हम उनको रिस्पेक्ट दे सके। ओके, और सबसे बढ़िया वाला गाना तो भैया सालों पहले लता मंगेशकर जी ने गाया था। ओके, आप अपनी मम्मी या पापा को पूछिएगा, वो आपको बताएंगे, ए मेरे वतन के लोगों। और एक बार मैं बिल्कुल आपको कहना चाहूंगा कि जैसा ये वीडियो खत्म होता है, आप लता मंगेशकर जी का वो गाना बिल्कुल से सुनिएगा, बहुत बढ़िया गाना है। ओके, और मैं ऐसे बोलता हूं कि इट सॉन्ग इटसेल्फ ट्रिब्यूट टू सो मेनी पीपल। आगे देखते हैं मेरे भाई। ओके, मेजर सोमनाथ शर्मा legacy of courage and devotion to the nation remains forever alive। वो तो बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने जितनी भी आप बहादुरी दिखाई, जितना भी हमको इंस्पायर करते हैं, भले ही आज मेजर साहब अपने बीच में ना हो, लेकिन वो हमको कंटिन्यूअस एनकरेज करते रहेंगे, बहादुर बनने की सलाह वो हमको देते ही रहेंगे। आगे देखते हैं। ओके, फाइन। फॉरएवर अलाइव, रिमाइंडिंग अस ऑफ द अल्टीमेट प्राइस पेड फॉर अवर फ्रीडम। बढ़िया लिखा है यहाँ पे, देखिए यार कि एक जो फ्रीडम जो रहती है ना, हर एक फ्रीडम, कोई भी चीज दुनिया में फ्री नहीं है मेरे भाई। हम सारे के सारे लोग यहाँ जो बड़ी फ्री घूम रहे हैं, बड़े बढ़िया से मजे कर रहे हैं ना, उसकी कीमत हम भले नहीं चुका रहे हैं, ये लोग चुका रहे हैं। इनकी खून की वजह से, उनकी उनके उनके बर्ताव की वजह से और उनकी डेडिकेशन टॉवर्ड्स वर्क की वजह से आज हम सारे के सारे बड़े सेफ भारत में महसूस कर पा रहे हैं। ओके, तो ऐसे वीर जवानों को याद करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी दोनों के दोनों है। चलिए शुरू करते, थोड़ा और आगे चलते हैं। ओके, द सीरीन कश्मीर वैली इन द शैडोज ऑफ द मैजेस्टिक हिमालयास विटनेस a tale of extraordinary heroism and sacrifice to protect the integrity of Indian borders। अब देखो, सालों पहले की बात है, कश्मीर वैली, पहले से आप जानते हो कि कश्मीर वैली एक ऐसी जगह है, थोड़ी डिस्प्यूटेड सी जगह है। वहां बार बार पाकिस्तानी लोग आते रहते हैं, आतंकवादी, टेररिज्म, ओके, पाकिस्तानी आर्मी के लोग, इन्फिल्ट्रेटर्स, बहुत सारे लोग आते रहते हैं। इन सारी चीजों की वजह से क्या है भैया, कश्मीर वैली में कभी भी आर्मी के लिए इजी कंडीशन रही ही नहीं।
सालों पहले की बात है कि हुआ कुछ इस तरीके कि हिमालय में जो कश्मीर वैली है उसने एक बहुत खतरनाक हीरोइज्म और बहुत बड़ा सेक्रीफाइस उस वैली ने देखा हुआ है। और कश्मीर वैली ने केवल ये सेक्रीफाइस नहीं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस उससे देखे हुए हैं। देखते हैं। ओके, एंड दैट इज फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन बॉर्डर्स, माने हमारी जो बॉर्डर्स है ना भैया, दे आर सिक्योर, राइट, बिल्कुल सिक्योर है, क्योंकि उनकी वजह है केवल और केवल हमारा इंडियन आर्मी। आगे देखते हैं। द डे बिगन विद द साइलेंस ऑफ अ कोल्ड नवंबर dawn. Dawn का मीनिंग होता है बेटा अर्ली मॉर्निंग, बट एंडेड विद echoes of courage that served as an inspiration for this is the story of Major Somnath Sharma and the brave man that he led on a mission to protect the Srinagar airport from falling into the hands of guerrilla force trained and beckoned by Pakistani. अब ध्यान से देखिएगा भैया कि होने क्या वाला था यहाँ पे, तो इस टाइम पे आपको बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, ये उस वक्त की बात है जब भैया इंडिया बड़ा नया नया आजाद हुआ था। आप जानते हो भैया इंडिया को बड़ी स्ट्रगल्स के बाद ब्रिटिशर्स से आजादी मिली थी। उसके बाद वाली फेज क्या है? उसके बाद वाली फेज आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो एक डिस्प्यूट रह गया, राइट। वो डिस्प्यूट रह गया था कश्मीर का, राइट, क्योंकि कश्मीर के राजा जो हरि सिंह थे, ही वॉज अनडिसाइडेड कि मुझे पाकिस्तान में जाना चाहिए कि इंडिया में जाना चाहिए। तो ये बड़ी दिक्कत वाली चीज हो गई। ओके, लास्ट में उन्होंने डिसीजन यही लिया कि हम जाएंगे भैया इंडिया में, पूरा कश्मीर लेके हम इंडिया में जाएंगे। तो ये चीज पाकिस्तानियों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो सबसे पहली वॉर, सबसे पहला उन्होंने जो आक्रमण हमारे देश के ऊपर किया था, देखो पहली मैं चीज बता दूं कि हमने कभी भी किसी भी कंट्री के ऊपर हमने सामने जाके अटैक नहीं किया। हम इतने पीसफुल कंट्री है, हम इतने अच्छे लोग हैं, और हमारी आर्मी इतनी पावरफुल होने के बावजूद हमने कभी भी किसी पे अटैक नहीं किया। हमेशा पाकिस्तान ही ऐसा कंट्री रहा है जो हम पे बार बार अटैक करता रहता है। तो सबसे पहला अटैक उसने भैया उस बंटवारे के बाद जब कश्मीर लेने की बारी आई, आप जानते हो ना भैया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल 562 रजवाड़ों को इकट्ठा कर रहे थे, राइट। तो ये तब की बात है। तो सबसे पहला अटैक उन्होंने तभी किया था। ओके, और उन लोगों का एक खराब दाना जिसे बोल दो या खराब इरादा उनका बोल दो, वही था कि वो लोग श्रीनगर एयरपोर्ट को अपने हाथ में लेना चाहते थे। अगर सोचो कि पाकिस्तानी आर्मी के जवान अगर पहुंच जाते भैया श्रीनगर एयरपोर्ट पर और श्रीनगर तक उनका कब्जा हो जाता, तो आज जो आप खूबसूरत कश्मीर देख पा रहे हो भैया, वो खूबसूरत कश्मीर आप कभी ना देख पाते। जिस तरह पीओके वो लेके बैठा है, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो भी हमारे देश का ही हिस्सा है, लेकिन वो लेके बैठा हुआ वो है। तो जिस तरह से हम पीओके कभी नहीं जा पाते, शायद हम कभी श्रीनगर भी नहीं जा पाते, क्योंकि उनका इरादा तो यही था कि उन्होंने अपनी गोरिल्ला फोर्स को वहां भेज दिया था। बड़ी ट्रेंड फोर्स थी और पाकिस्तानी आर्मी उसे बैकन कर रही थी, माने उसे एनकरेज कर रही थी। सारे के सारे वेपन्स, सारी की सारी ट्रेनिंग, वो सारी की सारी चीजें पाकिस्तान ने उसको दिया हुआ था। हमको इस चीज से मालूम तक नहीं था। हाँ, हमारी इंडियन बॉर्डर्स पे हमारे सोल्जर्स से तो कोई दिक्कत की तो जरूरत ही नहीं हमको। देखते हैं क्या होता है। दिस इज अ स्टोरी ऑफ हाउ 90 मैन managed to foil the plan of some 500 infiltrators. Infiltrators का मीनिंग होता है घुसणखोर, माने ऐसे लोग जो इंडिया में बाहर की कंट्री से हमारे देश में घुस के भैया आतंक मचाना चाहते हैं। ओके, उन्हीं को क्या बोलते हैं भैया? इन्फिल्ट्रेटर्स बोलते हैं, यानी पीपल हु सीक्रेटली इनवार्ड। इनवार्ड का मीनिंग होता है अटैक करना। ओके, देखते हैं। हु वांटेड टू कैप्चर श्रीनगर, द कश्मीर वैली एंड डिलीवर अ ब्लो न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। अब देखो भैया, हमारा देश तो अभी अभी आजाद हुआ था, और आजाद देश को, इतने बढ़िया वाले कंट्री को वो लोग एक सबक सिखाना चाहते थे। वो बोलते थे कि भैया भले हरि सिंह ने ऐसा बोल दिया कि मैं इंडिया के साथ जाऊंगा, लेकिन कश्मीर तो हमारा है। और देखो यार, उनकी मेंटालिटी कितनी बुरी है, आज तक उनकी ये मेंटालिटी नहीं गई। वो बोल रहे कश्मीर हमारा है। कश्मीर बेसिकली हमारा ही है, और मैं तो बोलता हूं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारा है, राइट। वो तो हम पीसफुल कंट्री है कि उनको उसको जाने देते हैं। हम जानते हैं कि वी आर ब्रेवर, और अवर इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेवर देन दी पाकिस्तानी सोल्जर्स। हाँ, वी आर मोर पावरफुल देन द पाकिस्तानी होल आर्मी, बट लेकिन फिर भी हम इतने पावरफुल होने के बावजूद भी हम उनसे मगजमारी कभी नहीं करते। ये पाकिस्तानी एक ऐसा कंट्री है जो बार बार आके हमारे देश में न्यूसेंस क्रिएट करता है। तो ऐसा न्यूसेंस उसने जब हमारा देश न्यूली आजाद हुआ था तभी उसने किया। कि उसका बद इरादा क्या था, उसकी खराब हरकतें क्या थी। वो श्रीनगर को तो कैप्चर करना ही चाहता था, पूरी कश्मीर वैली भी कैप्चर करना चाहता था। ओके, तो इसीलिए उसने अपनी सबसे खतरनाक टीम, सबसे खतरनाक रेजिमेंट, गॉरिला रेजिमेंट को उसने भेजा ताकि भैया ये सारा काम हो पाए। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। द इवेंट्स
that led to the battle of बडगाम। इसे बोलते हैं बेटा बैटल ऑफ बडगाम। ये जो भी मगजमारी हुई कश्मीर वैली में, एक छोटी सी जगह है, वो छोटा सा हिस्सा है, उस जगह का नाम है बडगाम। तो जो भी यहाँ पर मगजमारी हुई वो सारी की सारी बैटल, वो सारी की सारी लड़ाई बडगाम में हुई, इसीलिए इसे बोला जाता है बैटल ऑफ बडगाम। देखते हैं। ओके, स्टार्टेड इन अगस्त 1947। कब हुआ भैया? अगस्त में ही 1947 में ही ये शुरू हो गया था। व्हेन पाकिस्तान लॉन्च ऑपरेशन गुलमर्ग टू एनेक्स द कश्मीर वैली। एनेक्स का मीनिंग है मर्ज करना। ओके, अब वो एक ही चीज चाहता था 1947 में, बस हरि सिंह अगर थोड़ा जल्दी डिसीजन ले लेते तो ये सारी हरकतें ही ना होती। लेकिन दिक्कत कहां हुआ कि हरि सिंह बिल्कुल अनडिसाइडेड थे कि वो पाकिस्तान में जाए या इंडिया में जाए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, पाकिस्तान ने यहाँ पे अटैक कर दिया और वो केवल और केवल इतना चाहते थे कि पूरा कश्मीर उनके हाथ में आ जाए। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। ओके, यानी एनेक्स, एनेक्स का मीनिंग होता है टू टेक द पोजेशन ऑफ, यानी अपने में मिला देना, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल ले लेना। और किस पे कंट्रोल पाकिस्तान लेना चाहता था भैया? कश्मीर के ऊपर लेना चाहता था। देखते हैं क्या होता है। ओके, दिस वॉर इज was in violation of an existing agreement with हरी सिंह। देखो आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा हरी सिंह, जो वहां के राजा थे, द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हु हैड कमिटेड पाकिस्तान नॉट टू अटैक द स्टेट। अब देखने वाली चीज क्या है कि एक ट्रीटी का उल्लंघन था। हरी सिंह इंडिया में जुड़ गए थे, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी उनका एक एग्रीमेंट था कि भैया पाकिस्तान कभी भी कश्मीर पे अटैक नहीं करेगा। बट आप जानते हो कि पाकिस्तान कैसा कंट्री है, उसने ये ट्रीटी होने के बावजूद कश्मीर पे हमला यानी कि अटैक कर दिया। देखते हैं क्या होता है आगे। However, instead of honoring the commitment, the Pakistani army trained and equipped around 1000 invaders, invaders माने attackers, who possessed deep knowledge of mountain passes and the local terrain to enter Kashmir and take control of strategic locations। अब देखो यार, ये ट्रीटी होने के बावजूद कि कभी भी पाकिस्तान कश्मीर पे अटैक नहीं करेगा, ये सारी चीजें वो जानता हुआ होने के बावजूद पाकिस्तानियों ने क्या किया, 1000 ऐसे लोग तैयार किए कि जो सारे माउंटेन्स को बड़ी अच्छी तरह जानते थे। क्योंकि आप जानते हो भैया कि कश्मीर वैली चारों तरफ से माउंटेन से घिरी हुई है, तो उसने ऐसे व्यक्तियों को अपॉइंट किया जो माउंटेन्स को जानते थे, जो लड़ना भी जानते थे, जो अटैक करना भी जानते थे। और नंबर 2, ओके, वो सारे के सारे कश्मीर के जितने भी टेरेन माने जितने भी टेरिटरीज या एरिया है, उन सबके बारे में भी उनको अच्छी खासी जानकारी थी। अब कोई ऐसी जानकारी कब लेता है, ऐसे 1000 लोगों को अपॉइंट कब करता है? जब वो अटैक करना चाहता हो तब। तो पाकिस्तान की जो खराब नीयत थी वो इसी से मालूम पड़ जाती है कि भैया वो किसी एग्रीमेंट को रिस्पेक्ट नहीं करता। भले ही ट्रीटी की थी, भले ही एग्रीमेंट किया था, लेकिन पाकिस्तान इन सारी चीजों में मानता नहीं है ना। ओके, क्योंकि भैया वो ऑनेस्टी से चलने वाला कंट्री ही नहीं है, ये दिक्कत है उसकी। देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे उसने अपने आदमियों को भेज दिया। आदमी तो नहीं बोलूंगा, इन्वाडर्स बोलूंगा, यानी अटैकर्स बोलेंगे। आज के जमाने में उसे टेररिस्ट बोलते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, फाइन, इंक्लूडिंग द श्रीनगर एयरपोर्ट, द अल्टीमेट गोल ऑफ दैट प्लान वाज टू engineer a revolt in Kashmir, overthrow the government and capture the territory। उनका एक ही मिशन था कि कश्मीर की टेरिटरी को ले लेना है, हरि सिंह को भैया दूर कर देना है और पूरे कश्मीर पे कब्जा पाकिस्तान करना उस जमाने में चाहता था। अब देखो यार, कितने खराब इरादों के साथ पाकिस्तानी आर्मी और उसकी भी गोरिल्ला ट्रेन्ड आर्मी कहां घुस रही है? कश्मीर में। कौन बचाएगा भैया उनको? वही तो देखने वाली चीज है दोस्त। ओके, वहां भले सारे के सारे विलन हो, इंडिया में सारे के सारे हीरो है दोस्त। ओके, चल शुरू करते हैं क्या होता है। इफ दे हैड सक्सीडेड, it would have allowed them to control strategic mountains, passes, peaks and rivers। अगर वो कैप्चर कर जाते तो कश्मीर के आसपास जितने भी पासिस हैं, ओके, जहां से भैया कश्मीर में अटैक किया जा सकता है या इंडिया पे अटैक किया जा सकता है, उन सब पासिस, पीक्स और रिवर्स पे कब्जा किसका हो जाता भैया? उन लोगों का हो जाता। और उनका ये प्लान कब से चल रहा था? अगस्त महीने से चल रहा था। देखते हैं क्या होता है। ऑन 22nd of October, Operation Gulmarg was launched and these infiltrators invaded Kashmir, which led to the princely state becoming a part of India on 26 October 1947। अब हरि सिंह जी यहां पे आने वाले थे,
राइट। यहाँ हरि सिंह का भी थोड़ा प्रॉब्लम है कि उन्होंने थोड़ा डिसीजन लेट लिया। तो भैया तकरीबन 27 अक्टूबर को हरि सिंह दिल्ली आने वाले थे और कश्मीर का करार हमारे साथ करने वाले थे कि कश्मीर विल बी द फॉर एवर पार्ट ऑफ इंडिया, ओके, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसा कोई एग्रीमेंट करने वाले थे। उससे पहले, उसके 5 दिन पहले, यानी 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग को लॉन्च कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि कश्मीर इंडिया के साथ जुड़ जाए, इसीलिए उसने 5 दिन पहले भैया अटैक कर दिया। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी, ओके। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। इन रिस्पॉन्स टू द इन्वाजन माने इनवार्ड पर से बताया अटैक, इनवार्ड माने अटैक, तो इन्वेजन माने जो अटैक करते हैं वो, ओके फाइन। इन रिस्पॉन्स टू द इन्वाजन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट इट्स ट्रूप टू डिफेंड द पीपल ऑफ कश्मीर एंड इंडियाज बॉर्डर ऑन 27 अक्टूबर 1947। और कॉन्टिजेंट, ओके, अब ध्यान से देखो भैया, यानी टुकड़ी, यानी कि ग्रुप ऐसा बोल सकते हैं, ओके, ऑफ ट्रूप्स posted to Jammu and Kashmir, okay, was airlifted into श्रीनगर, okay। अब उनको मालूम पड़ गया था भैया, अब इंडियन आर्मी को भी इन सारी चीजों के बारे में कुछ ना कुछ तो मालूम पड़ गया कि पाकिस्तान सीधा रहने वाला कंट्री तो है नहीं, नंबर 2 वो कुछ ना कुछ तो करेगा। और भैया इतने सारे लोगों को उसने अपॉइंट किए थे, तो हमारे भी जासूस वगैरह तो होंगे ना मेरे भाई, ओके राइट। उस जमाने में कोई ना कोई हमजा तो जरूर से रहा होगा ना मेरे भाई, धुरंधर, उस जमाने में भी कोई ना कोई धुरंधर रहा होगा हमारा, ओके राइट। हमारा ऐसा हीरो जो हमेशा अंडर कवर रहता है, ओके, तो उसने हमारी इंडियन आर्मी को बता दिया कि ये पाकिस्तानी ये कुछ हरकतें कर रहा है। बस हमने क्या किया, हमारे आर्मी के जो जवान थे उनको एयरलिफ्ट करके हमने कहां भेज दिया भैया, श्रीनगर में पोस्ट कर दिया, बिकॉज द लैंड रूट थ्रू पठानकोट वॉज नॉट इन गुड कंडीशन। अब क्यों एयरलिफ्ट करना पड़ा, तो भैया उस तरफ पठानकोट से जाया जा सकता है, अगर आप श्रीनगर जाना चाहते हो तो पठानकोट के रास्ते से जा सकते हो, ओके। लेकिन उस जमाने में एयरलिफ्ट का मीनिंग समझ लो भैया, हेलीकॉप्टर के जरिए उनको अपनी ट्रूप्स को वहां छोड़ना पड़ा। अब हेलीकॉप्टर के जरिए क्यों, अब हेलीकॉप्टर से जाओगे तो ज्यादा लोगों को नहीं भेज पाओगे बेटा, ये इस टाइम का इंडिया नहीं है, इतना पावरफुल कंट्री उस जमाने में हमारा नहीं था, अभी तो हम नए नए आजाद हुए हैं, हमारे पास उतने सारे एयरलिफ्ट कर पाए, उतने एयरलिफ्ट कैरियर्स माने हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स वगैरह नहीं थे हमारे पास, तो इतने सारे कैरियर्स ना होने के बावजूद हम लोगों ने कुछ अरेंज करके हमारी इंडियन आर्मी को श्रीनगर में पोस्ट किया। अगर रोड अच्छा होता मेरे भाई, अब उस जमाने में हम ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते कि रोड अच्छा हो, क्योंकि भैया हमारा इंडिपेंडेंस अभी तो हुआ था, ओके। तो देखने वाली चीज क्या है कि पठानकोट से बाय रूट होते हुए आप नहीं जा सकते श्रीनगर, तो हमको एयरलिफ्ट करवाना पड़ा, मानी लोगों को वहां बाय प्लेन या फिर बाय हेलीकॉप्टर वहां उनको भेजना पड़ा अपनी इंडियन आर्मी को, ओके। तो भैया वहां पे वो लोग पहुंच गए। ऑन 31 अक्टूबर द डी कंपनी ऑफ द 4th बटालियन ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट अंडर द कमांड ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा was also flown into श्रीनगर। बस अब हुआ क्या भैया, तो कुमाऊं रेजिमेंट, ओके, जो किसके अंडर में आती थी, वो आती थी भैया मेजर सोमनाथ शर्मा सर के अंडर में आती थी, ओके। और उनको भी भैया भेजा गया श्रीनगर, यानी सारे के सारे हीरो अपने जितने भी थे सब अब कहां पे हैं भैया, श्रीनगर में हैं। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी, ओके फाइन। Major Somnath Sharma's left hand was in plaster. Oh my God. Okay, this was a thing, man. We can never imagine this. Major Somnath Sharma का जो लेफ्ट वाला हैंड था भैया, वो टूटा हुआ था और वो तो प्लास्टर में था, यानी सोमनाथ शर्मा जी का एक ही हाथ काम कर रहा था। बेटा तू जानता है ना सोमनाथ शर्मा जी क्या करेंगे पाकिस्तानियों का, तू जानता है, एक हाथ उनका बंधा हुआ था प्लास्टर से और एक हाथ से वो पूरे पाकिस्तानियों को हराएंगे। सोच ले बेटा, दोनों हाथ उनके खुले होते बेटा तो आज पूरा पाकिस्तान अपने पास होता, समझे, ओके। चल देखते हैं क्या होता, लेट्स सी, ओके। प्लास्टर बट इंस्टेड ऑन बीइंग विथ हिज कंपनी व्हाइल इन कॉम्बैट का मीनिंग क्या होता है, बैटल, लड़ाई। ही न्यू दैट दिस मिशन वुड बी वेरी चैलेंजिंग एंड टोल्ड हिज सीनियर ऑफिसर्स, आई नो माय मैन बेटर देन एनीवन एल्स and if they are going into action they are not going in without me, okay। अब देखो यार, बहुत सारे आर्मी के लोगों ने ऐसा बोला कि देख सोमनाथ, तेरा एक हाथ टूटा हुआ है, मेजर आपका एक हाथ टूटा हुआ है, आप मत जाइए। लेकिन मेजर साहब ने क्या बोला, अब देश की बारी आई तो मैं तो जरूर से जाऊंगा। और उन्होंने एक और चीज बताई कि मेरे जो लोग हैं, यानी मेरी रेजिमेंट के जो लोग हैं, वो मेरे बिना वहां जाएंगे ही नहीं। अगर आप हमारी कुमाऊं रेजिमेंट को वहां भेजना चाहते हो तो मैं जरूर से जाऊंगा।
अगर मेजर साहब ऐसा सोचते तो उनका दायां भैया उनका लेफ्ट हैंड टूटा हुआ था, वो कोई भी बहाना बना सकते थे। लेकिन बहादुर व्यक्ति जो होते हैं ना, दे नेवर गिव एक्सक्यूजेस। बेटा ये हमेशा जीवन में याद रखना, जो व्यक्ति बहादुर होता है ना, वो कभी एक्सक्यूजेस नहीं देता, समझे। तो जब भी आप बहादुर बनने की कोशिश करें अपने जीवन में, बेटा सबसे पहले एक चीज को निकाल देना, दैट इज एक्सक्यूजेस, कि मेरे पास ये नहीं था, मैं ये नहीं कर सकता था, सर मेरे पास टाइम नहीं था, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें आप लाते हो ना बेटा बीच में। एक्सक्यूजेस करना बंद कर दो, ओके। लाइफ अपने आप बढ़िया हो जाएगी, लोग आपको याद रखेंगे अगर आप बहादुर हो और किसी भी चीज में एक्सक्यूजेस नहीं देते हो। तो सोमनाथ जी ने तो उल्टा ऐसा कहा कि वो मेरे बिना नहीं जाएंगे, मुझे जाना ही पड़ेगा भैया, मैं लड़ना चाहता हूं। क्या बात है दोस्तों, ओके। दोज वर्ड्स हाईलाइटेड हिज कमिटमेंट टू हिज मैन एंड हिज कंट्री, ओके। भैया जिस तरह से उनके रेजिमेंट वाले लोग उनको नहीं छोड़ना चाहते थे, वैसे ही अपने सोमनाथ सर यानी अपने मेजर साहब भी अपने लोगों को छोड़ना नहीं चाहते थे कि वो युद्ध में जाए और मैं घर पे बैठा रहूं। पॉसिबल नहीं है। अरे एक हाथ नहीं है तो क्या हुआ, दूसरा तो है, ओके यार। इस तरह की मेंटालिटी मेजर सोमनाथ सर की थी। हम कैसे भूल सकते हैं भैया उनकी इतनी 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 गजब साहस को हम कैसे भूल सकते हैं भैया, ओके। चल देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी, ओके। आगे चलते हैं। बिफोर देयर अराइवल इन श्रीनगर देयर हैड बीन अनफाउंडेड रूमर्स। अनफाउंडेड माने रूमर्स माने अफवाहें। अफवाहें हमेशा बेसलेस होती है, तो अनफाउंडेड का मीनिंग भी यहाँ बेसलेस आप समझ रही है। बहुत सारी अफवाहें वहां चल रही थी, ओके। ऑफ ट्राइबल मूवमेंट टॉवर्ड्स द विलेज ऑफ बडगाम लेस देन 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम श्रीनगर एयरपोर्ट। और ये बड़गांव उनके लिए क्यों भैया, वो पाकिस्तानी बड़गांव ही क्यों आना चाहते थे, क्योंकि बड़गांव श्रीनगर एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पे था। तो उनके लिए ये गांव बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर बड़गांव जीत लिया तो श्रीनगर एयरपोर्ट उनके कंट्रोल में, और श्रीनगर एयरपोर्ट उनके कंट्रोल में, पूरा श्रीनगर उनके कंट्रोल में, और पूरा श्रीनगर अगर उनके कंट्रोल में, पूरा कश्मीर उनके कंट्रोल में। ये पाकिस्तानी बड़ी अच्छे से जानते थे। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी, ओके। तो बड़गांव उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह थी, क्योंकि वहां सबसे पहले बड़गांव को ही कैप्चर करना बड़ा जरूरी था अगर ये वॉर जीतना है तो। द विलेज वॉज ऑन अ हायर अल्टीट्यूड देन द एयरलिफ्टेड एंड एक्सेस was through the village. Hence, it was important for Indian forces to retain control of the area in order to protect troops, facilitate supplies arriving via air. अब देखो यार, बड़गांव बड़ी ऊंचाई पे है, तो वहां पे आप बाय रोड जा ही नहीं सकते। वैसे भी आप जाते हो पठानकोट वाला रोड अपना तो अच्छा था ही नहीं, ओके। तो यहाँ बड़गांव में जाने वाला रोड तो कहां से अच्छा होगा। तो जितना भी कुछ भी करना था वह सारी चीजें एयरलिफ्ट करके ही होने वाली थी। तो आप समझो, कई बार अपन ऐसा सोचते हैं कि यार सामने से इतने सारे लोग आ रहे हैं, हमारी इंडियन आर्मी के लोग क्यों कम थे। बेटा कम होने के भी कुछ कुछ रीजंस होते हैं। कोई भी देश अपनी कोई भी देश हो भैया, वो अपने कम आर्मी क्यों भेजेगी, वो ज्यादा ही आर्मी भेजेगी। लेकिन दिक्कत कहां पे मेरे भाई, कि कुछ कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां तक आर्मी के लोगों को पहुंचाना बड़ी दिक्कत वाली चीज होती है। तो यहाँ श्रीनगर से बड़गांव इतनी जगह पे पहुंचाना बड़ा दिक्कत वाला काम था। तो पहली चीज, लोग कम थे। नंबर 2, बहुत सारी फैसिलिटीज, खाने पीने की फैसिलिटी भी वहां पहुंचानी पड़ेगी ना मेरे भाई। तो वो सारी चीजें, आर्म्स, एम्यूनेशन, सब कुछ पहुंचाना पड़ेगा। और सब कुछ कैसे पहुंचाना है भैया, एयरलिफ्ट के जरिए। आज के जमाने में वो काम बड़ी आसानी से हो जाता है मेरे भाई। लेकिन आप सोचो 1947 की ये बात है, उस जमाने में ये इतना इजी काम नहीं था, आप भी जानते हो मेरे भाई। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी, ओके। इन रियलिटी द एनिमी हैड स्टार्टेड अराइविंग इन बडगाम इन स्मॉल ग्रुप्स टू अवॉइड डिटेक्शन। अब होता क्या, डिटेक्शन का मीनिंग है वो छोटे छोटे ट्रूप्स में पहले 5-6 आदमी आएंगे पाकिस्तानी, उसके बाद 5-6 पाकिस्तानी आएंगे। क्यों ऐसा किया उन लोगों ने, इसलिए किया कि किसी की नजर में ना आ जाए और हमारी आर्मी के लोगों को या बड़गांव के लोगों को ऐसा लगे कि बहुत कम लोग हैं। बेटा कम नहीं थे, 1000 थे और उससे भी ज्यादा होंगे, समझे। धीरे धीरे करके आ रहे हैं ये लोग, ताकि किसी की नजर में ना आए। नजर में ना आना माना डिटेंशन, ओके। ऑन 3 नवंबर 1947 several companies including मेजर सोमनाथ शर्मा's D कंपनी, मेजर सोमनाथ शर्मा अपनी कंपनी को क्या बुलाते थे मेरे भाई, डी कंपनी बुलाते थे। डी कंपनी, डी, ओके, डी कंपनी बुलाते थे। क्या बात है। were sent to patrol and assess emerging threats in and around the village। अब देखो भैया, उन्होंने और कुछ नहीं किया। assess माने भैया रिव्यू करना, ओके। emerging माने भैया आसपास के एरिया में से कुछ थ्रेट बाहर तो नहीं आई, इमर्ज माने बाहर आना, ओके। तो वो आसपास के एरिया में पेट्रोलिंग वगैरह, पेट्रोलिंग तो जानता है ना बेटा कि आर्मी वाले और पुलिस वाले करते रहते हैं, ओके। तो पेट्रोलिंग वगैरह उन्होंने शुरू कर दिया, ताकि अगर कोई भी इमर्जिंग थ्रेट यानी कोई भी दहशत हो तो भैया उसको वो पकड़ सके। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी, ओके। एंड अराउंड द विलेज थ्रू आउट द डे
द वैली वॉज एरीली साइलेंट माने स्ट्रेंजली साइलेंट, कुछ मूवमेंट नहीं, वैली में कोई आवाज नहीं, कुछ भी नहीं, एवरीथिंग वॉज साइलेंट। अब देख बेटा, सन्नाटा जब चारों तरफ छा जाए ना, तो समझ ले तूफान ज्यादा दूर नहीं है, राइट। और ये मेजर सोमनाथ शर्मा सर अच्छे से जानते थे। ओके, यहाँ एरिली माने बढ़िया स्ट्रेंज मैनर में, इतनी शांति तो कभी भी वैली में नहीं थी। आगे देखते हैं। अराउंड आफ्टरनून the companies were ordered to return one by one. D company was with 90 soldiers was the last and they were expected to return by 2 p.m. अब देखो यार, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा, क्योंकि सारी जगह पे पेट्रोलिंग कर दिया, कोई दिखा नहीं, एक पाकिस्तानी तक नहीं दिखा, राइट। क्योंकि वो तो छोटे छोटे हिस्सों में आ रहे थे ना, तो 5-6 आदमी तो कहीं पे भी छिप जाएंगे, इतनी बड़ी वैली में कहां ढूंढोगे उनको, राइट। आज की तारीख में भैया अपन बहुत सारी ड्रोन्स बहुत सारी चीजें उड़ा के अपन सारे एरिया का विजिलेंस कर सकते हैं, सारे एरिया को देख सकते हैं मेरे भाई। ओके, उस जमाने में ये सारी चीजें नहीं थी। तो हमारी इंडियन आर्मी को ऐसा लगा कि अब पाकिस्तानी नहीं आएंगे, और हरि सिंह का भैया कॉन्ट्रैक्ट जो होना था वो सारी चीजें तो हो गई, तो अब थोड़ी ना आएंगे। ये तो 22 अक्टूबर की थ्रेट थी, और ये तो तकरीबन भैया नवंबर महीना चल रहा है, तो फिर ये कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं थी। तो सारी ट्रुप्स को वन बाय वन वापस ले जाया गया। सबसे लास्ट में एक ट्रुप बच गया। किसका ट्रुप था मेरे भाई? ऑब्वियसली मेजर सोमनाथ शर का ट्रुप। उनको 2 बजे एयरलिफ्ट किया जाना था, यानी बड़गाम वो भी 2 बजे छोड़ देने वाले थे। अब देखो 2 बजे तक अगर पाकिस्तानी कुछ नहीं करते तो पूरी जगह से, बड़गाम से पूरी इंडियन आर्मी खाली होके वापस अपने कैंप में आ जाएगी। तो उनके लिए बड़ा अच्छा सा मौका मिल जाएगा बड़गांव को कैप्चर करने के लिए। और बड़गांव कैप्चर तो श्रीनगर, श्रीनगर कैप्चर तो कश्मीर, आप जानते ही हो। देखते हैं 2 बजे तक क्या होता है। लेट्स सी। ओके, व्हेन द एनिमी ट्राइबल गोरिल्ला इन्वाडर्स अंडर द कमांड ऑफ पाकिस्तानी आर्मी so that only a small group of Indian soldiers were left behind in Badgam, they attacked them. Okay, अब उन्होंने देखो उनसे उनमें पेशेंस नहीं होगी। शायद 2 बजे तक राह देख लिया होता तो भैया मेजर सोमनाथ शर्मा की रेजिमेंट भी वहां से निकल जाती, लेकिन पाकिस्तानियों को क्या लगा, बस केवल 90 आदमी, अरे हम तो हजारों की तादाद में हैं। ओके, यूं चींटी की तरह मसल देंगे, ऐसा सोचा होगा पाकिस्तानियों ने। बेटा तू भूल रहा है, ये इंडियन आर्मी है, और इंडियन आर्मी में भी मेजर कौन सा है भैया? मेजर सोमनाथ शर्मा जी की रेजिमेंट है। बेटा मसलने की बात तो छोड़, किसी को छू तक नहीं पाएगा तू, समझे। और ये गोरिल्ला फोर्सेस भूल गई कि भैया 90 आदमी है, 90 आदमी को तो हम यूं गिरा देंगे। ओके, सारे के सारों ने अटैक कर दिया मेजर सोमनाथ शर्मा जी के टीम के ऊपर। अब देखते हैं भैया, एक तरफ 90 लोग हैं, 1000 तकरीबन 1000 लोग हैं। देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। ओके, राइट, दैट इनिशियल अटैक्स was met with stiff resistance by Major Somnath and his man. Okay, शुरू में जब उन्होंने अटैक किया, खतरनाक वाला, सबसे पहला अटैक सबसे खतरनाक वाला किया। बेटा मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी टीम डरने वालों में से नहीं है, उन्होंने स्टीफ रेजिस्टेंस किया, यानी उन्होंने भी सामने उतना अटैक किया। सारे के सारे गोरिल्ला हिलने लगे बंदरों की तरह। ओके, देखते हैं क्या होता है। मेजर सोमनाथ एंड हिज मैन, हाउएवर मेजर सोमनाथ correctly visualized that first attack was just a distraction. लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा को मालूम पड़ गया कि उन्होंने जो फर्स्ट अटैक जो किया है ना, that was just a distraction। ताकि सोचो इस तरफ से अटैक हो रहा है तो, और मेजर शर्मा जी की टीम यहां लड़ रही है, पीछे के रास्ते से बाकी के इन्फेंट्रेटर्स वहां पे घुस सकते हैं, बाकी के इन्वाडर्स वहां से घुस सकते हैं। तो मेजर जी को मालूम पड़ गया कि ये लोग हमको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके बेटा, ये इंडियन आर्मी है, उसको उल्लू बनाना इतना आसान नहीं है, पाकिस्तानी थोड़े हैं। ओके, चल देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। ओके, शॉर्टली देयर आफ्टर अ मेजर अटैक केम फ्रॉम अनदर साइड। क्या बोला था बेटा? दूसरी तरफ से उसने उससे भी बड़ा अटैक किया। अब सोचो, मेजर साहब यहां पे है उनकी टीम के साथ, यहां से भी अटैक हो रहा है, यहां से भी अटैक हो रहा है, और बेटा तकरीबन उनसे 5-5 गुना आदमी दोनों तरफ से अटैक करे। यहां से 500 आदमी, यहां से 500 आदमी, और बीच में 90 आदमी, छोटा सा गांव। कितनी दिक्कत वाली चीज। ओके, देखते हैं क्या होता है। मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज 90 सोल्जर्स वर फेसिंग अबाउट 500 इनवाडर्स। तकरीबन 500 इनवाडर्स वहां पहुंच गए थे, और 500 आएंगे तू जानता है। ओके, 100 के सामने 500। अब वैसे तो 90 के सामने 500,
यानी एक एक के सामने 6 आर्मी वाले थे, यानी 6 पाकिस्तानी अपना एक इंडियन सोल्जर। काफी है मेरे भाई, काफी है, 50 के लिए भी काफी है। ओके, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। ओके, देखते हैं क्या होता है। द पाकिस्तानी इन्वाडर्स सॉट, बेटा सॉट एक वर्ड है, SEEK, सिक का V2 होता है SOUGHT, सॉट। ओके, V3 भी यही होता है, यानी ढूंढना, सर्च्ड, हाइड एंड सिक, तो उसमें ये सीख आता है ना मेरे भाई, सीक माने ढूंढना, हाइड माने छिपना, हाइड एंड सिक। ओके, तो भैया यहाँ पे क्या होता है, द पाकिस्तानी इन्वाडर्स सॉट टू कैप्चर द श्रीनगर एयरफील्ड एंड इट्स सराउंडिंग्स एरियाज। अब देखो पाकिस्तानियों को ऐसा लगा कि हम तो इतने सारे हैं, सबसे पहले काम करते हैं, बड़गांव में जो वॉर चल रही है उस वॉर को तो हम चलने देते हैं, क्या कर लेंगे ये 90 लोग, ये 90 लोग कर क्या लेंगे, मेजर एक ही मेजर, एक मेजर क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा एक मेजर हमारा, मेरे भाई। लेकिन इसी तरह उन्होंने भी अपनी स्लीव्स ऊपर करके रखी है बेटा, और जब इंडियन आर्मी अपनी स्लीव्स ऊपर करती है मेरे भाई सबको ठंडे पानी में बैठना चाहिए, तू जानता है ना भैया, इंडियन आर्मी है ये। ओके, देखने वाली चीज क्या है, तो उन्होंने सोचा कि आसपास के एरिया को कैप्चर करना शुरू करते हैं, क्या ही कर लेंगे ये 90 लोग। देखो मेरे भाई क्या करते हैं ये 90 लोग। ओके, इट वॉज क्लियर टू मेजर सोमनाथ शर्मा that defending Srinagar town, the airfield and the wider valley was indeed difficult until reinforcement arrived. उनको भी मालूम पड़ गया, उन्होंने पूरा प्लानिंग कर दिया भैया मेजर साहब ने, और उन्होंने देखा कि यार इतनी दिक्कतें हो रही है क्योंकि हर तरफ से अटैक हो रहा है और बाकी के लोग गांव में घुसने की हिम्मत कर रहे हैं, बाकी लोग श्रीनगर एयरफील्ड की तरफ जा रहे हैं, और वो केवल 90 हैं, राइट, लड़ सबके साथ सकते हैं, लेकिन ये एक साथ में सारे आए ना, एक एक करके आए होते तो दिखा देते मेरे भाई, एक साथ में आए। और तो जानते हैं भैया कुत्ते झुंड में आते हैं, शेर अकेले घूमते हैं। ओके, तो देखने वाली चीज भी ये हुई कि भैया ये कुत्तों की आदत होती है ना, झुंड में आते हैं। ओके, तो झुंड में आना शुरू किया कुत्तों ने। ओके, लेकिन शेर तो अकेला ही काफी, और यहाँ तो एक नहीं 90 शेर खड़े हैं बेटा, 90 शेर, समझे, 90 शेर को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो भी इंडियन। अरे जान दे मेरे भाई। ओके, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। आफ्टर असेसिंग द सिचुएशन, असेसिंग माने सारी की सारी चीजों का भैया मुआयजा देने के बाद, यानी कि देख लेने के बाद। ओके, द सिचुएशन ही रिक्वेस्टेड एयर स्ट्राइक्स, ही ब्रेवली laid out ground panels to guide the aircraft towards their target. The aerial attacks were successful in hitting the tribal invaders, but still outnumbered D Company by almost 7-1. The attack on the position occupied by Major Somnath Man continued. मेजर सोमनाथ जी ने क्या किया कि एक अपने इंडियन एयरफोर्स वालों को एक मैसेज भेजा और उसको बताया कि भैया बहुत सारे इन्वाडर्स ऐसे हैं जो आसपास के लोकल एरिया में से यहां से आ रहे हैं, 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 हर जगह से आ रहे हैं। आप और कुछ मत करो भैया, आप अपनी एयर स्ट्राइक इस एरिया में लॉन्च कर दो। यानी मेजर साहब ने कितना बढ़िया एक्सेस किया होगा, कितनी बढ़िया उनकी कैलकुलेशंस रही होंगी कि इसी एरिया में से बहुत सारे लोग आ रहे हैं और वो लोग श्रीनगर एयरफील्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, हम इनको बड़गांव से आगे नहीं आने देंगे, लेकिन श्रीनगर एयरफील्ड आप बचा लो। और देखो यार, एयरफोर्स वहां पे पहुंच गई, बमबारी स्टार्ट हो गए, जितने भी इन्वाडर थे सारे के सारे को निस्तो नाबूद। क्या सोच रहा था भैया, आओगे आराम से श्रीनगर एयरफील्ड लेके चले जाओगे, हलवा है क्या, सिंपल सी चीज। देखते हैं आगे क्या होता है। और अब सोमनाथ शर्मा और उनके सामने 500 व्यक्ति, यानी 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स के सामने अपना एक, बहुत है मेरे भाई, मैं जानता हूं बहुत है, और तू भी जानता है बहुत है। ओके, हम इंडियन आर्मी वाले हैं, किसी को भी भैया 7 लाओ या 700 लाओ, सबको गिरा देंगे। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। ओके, वास्टली आउटनंबर्ड माने कुछ ज्यादा तादाद में लोग वहां आने लगे, एंड फेसिंग डिवास्टेटिंग फायर, डिवास्टेटिंग माने डिस्ट्रॉइंग फायर। अब भैया यहां हमने एयर स्ट्राइक कर दी, उनके बहुत सारे लोगों को मार दिया, अब उनके पास बदले लेने का एक है, और वो समझ गए कि अब श्रीनगर एयरफील्ड इतनी जल्दी हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा जितनी जल्दी हमने सोचा था। शायद बाजी हारते हुए पाकिस्तानियों को लगा, और हारता जो बंदा रहता है ना, और अगर उसके हाथ में बंदूक दे दो, वो अंधाधुंध गोलियां चलाता है। और पाकिस्तानी तो कैसे, तुम जानते हो भैया, डिसऑनेस्ट लोग, राइट, डिसऑनेस्ट आर्मी। तो क्या किया उन लोगों ने, धड़ 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 बहुत सारी गोलियां चलाना शुरू कर दिया। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। ओके, राइट, यानी डिवास्टेटिंग फायर उन्होंने स्टार्ट किया, डिस्ट्रॉइंग फायर स्टार्ट किया। मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज मैन स्टूड रेजोल्यूट। ओके, मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके जो बंदे थे भैया 90 सारे के सारे, उन्होंने भी सामने गोलियां चलाई। डर जाएंगे क्या तेरी गोलियों से मेरे भाई? वो पाकिस्तानी गोलियों से डरे नहीं, वहां डटे रहे और डट के मुकाबला किया। यानी पाकिस्तानी आर्मी एक और शौक से गुजरी कि पहले तो अंदर घुसने नहीं दिया गांव में,
अब जब हमने लास्ट वाला अटैक किया तो भी मेजर सोमनाथ शर्मा को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। ओके, द एयर वाज थिक with the sound of gunfire and the cries of battle, but Major Somnath Sharma's voice cut through the chaos, urging his men fight with tenacity and valor. Tenacity का मीनिंग होता है डिटर्मिनेशन। ओके, वहां बहुत सारी गन की आवाज चल रही थी, बहुत बमबारी की आवाज चल रही थी, एयरक्राफ्ट की आवाज चल रही थी, सामने वाले लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन फिर भी मेजर साहब का आवाज इतना बुलंद था कि उन्होंने अपनी टीम को एनकरेज किया और बोला कि हमको मरते दम तक लड़ना है, एक भी पाकिस्तानी गांव में नहीं घुसना चाहिए। ओके, पूरे गांव को भैया ये आर्मी बचा के बैठी हुई है, बताओ। ओके, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। ओके, डिस्पाइट हैवी कैजुअलिटीज एंड हिज ओन इंजरीज, हमारे काफी सारे जवान मारे गए उस टाइम पे। ओके, होता है ना बेटा, आप जानते हो ये इन सारी चीजों पे कैजुअलिटीज माने मारे जाना। ओके, तो हुआ। ओके, और उनकी ओन इंजरी, आप जानते हो उनका लेफ्ट हैंड काम नहीं कर रहा था, वो बंदा एक हाथ से लड़ रहा था। देखते हैं क्या होता है। मेजर सोमनाथ शर्मा डिस्प्लेड अनपैरेलल्ड का मीनिंग होता है अनमैच्ड, कोई मैच नहीं कर सकता इनकी बहादुरी को मेरे भाई। ओके, तो अनपैरेलल्ड ब्रेवरी, ही मूव्ड फियरलेसली थ्रू द बैटलफील्ड, डायरेक्टिंग फायर, फिलिंग मैगजीन्स जानता है ना बेटा, बंदूक में जो गोलियां भरनी पड़ती है, खाट खाट खाट, एक ही हाथ से बंदूक चला रहा है और एक ही हाथ से भैया अंदर मैगजीन भरा रहा है। खुद से देख ले मेरे भाई, दो हाथ की जरूरत पड़ती है ना गन चलाने के लिए। मेजर सोमनाथ जी को जरूर नहीं है भैया, उन्होंने एक ही हाथ से गन पकड़ी हुई है, अगर गन खाली हो जाए गन रखते हैं, मैगजीन निकालते हैं, दूसरी मैगजीन डालते हैं, दोबारा से गन लेके शुरू, क्योंकि उनका एक हाथ तो काम का ही नहीं है मेरे भाई। खुद से सोच ले। और देख, सामने इतने सारे लोग खड़े हैं, टाइम वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, वरना 5 लोगों के निशाने पे मेजर साहब होंगे, लेकिन 5 को वो मार गिराएंगे, किसी की ताकत नहीं एक गोली मेजर शर्मा को मार सके। ओके, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। ओके, फाइन फॉर हिज गनर्स एंड एनकरेजिंग हिज मैन टू होल्ड देयर ग्राउंड। ओके, और भैया साथ साथ में मेजर साहब लड़ तो रहे हैं, लेकिन अपनी आर्मी को भी एनकरेज कर रहे हैं, एक साथ 2 काम कर रहे हैं भैया। देखते हैं। हाउएवर एज द बैटल प्रोग्रेस्ड, डी कंपनी माने कौन, मेजर शर्मा का जो ग्रुप है वो began running out of ammunition। अब लास्ट में क्या हुआ, इतनी गोलियां चल गई कि उनका एम्यूनेशन माने जो भी लड़ाई के शस्त्र सरंजाम जिसे बोलते हैं ना भैया, वो सारी की सारी चीजें घटने लगी। अ सप्लाई ऑफ बुलेट्स, शेल्स एंड एक्सप्लोजिव, वो सारी कम हो गया। ओके, व्हेन मेजर सोमनाथ शर्मा इन्फॉर्म ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स अबाउट दिस, ही वाज आस्क्ड टू पुल बैक। Aware of the gravity of the situation, he responded with the words, "The enemy is only," ध्यान से देखो, "the enemy is only 50 yards from us. We are heavily outnumbered. We are under devastating fire. I shall not withdraw an inch, but will fight to the last man and the last round." क्या बात है बॉस। ओके, जब उन्होंने इंडियन आर्मी को वायरलेस पे बताया कि भाई हमारे आर्म्स एंड एम्यूनेशन सब कुछ खत्म हो चुके हैं, बड़े कम लोग मेरे पास बचे हैं, बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई हैं, तब वहां से मैसेज आया, आर्मी से मैसेज आया कि आप पोस्ट छोड़ दीजिए, उनको अगर बड़गांव जीतना है तो जीतने दीजिए, राइट, आप वापस आ जाओ, राइट। सूझबूझ की बात तो यही है कि आप वापस आ जाओ। ओके, मेजर वी कैन नॉट लूज यू, हम आपको नहीं गंवा सकते, आप वापस आ जाओ। ओके, और इतने बहादुर व्यक्ति को देश गंवाना भी नहीं चाहेगा, आप जानते हो मेरे भाई, इट्स अ मेजर लॉस। अगर मेजर वहां पे नहीं रहते तो इट्स अ मेजर लॉस टू अवर कंट्री मैन। अब होता क्या है कि मेजर साहब ऐसा बोलते हैं कि ना, मैं बड़गांव छोड़ के नहीं आऊंगा, मैं नहीं, मेरे आदमी भी नहीं आएंगे, हम जितने लड़ेंगे लास्ट तक लड़ेंगे, लास्ट ब्रेथ तक लड़ेंगे, और अगर मेरे बंदूक में केवल एक ही गोली होगी तो जब तक वो गोली मैं किसी दुश्मन के सीने में नहीं उतार देता, वापस नहीं आने वाला। बॉस, इस तरह की जो बातें होती है ना मेरे भाई, वो केवल इंडियन आर्मी के लोग कर सकते हैं, नोबडी एल्स। ओके, चल देखते हैं आगे क्या होता है। यानी मेजर साहब ने तो जाने से इनकार कर दिया। ओके, अब तू जानता है कि अगर जाने से इनकार कर दिया, गोलियां नहीं है, कैसे लड़ पाओगे मेरे भाई, और कैसे बचा पाओगे इस गांव को। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि हियर वी आर गोइंग टू बी डिफीटेड। देखते हैं क्या होता है। ओके, जस्ट अ फ्यू मिनट्स लेटर व्हेन ही वाज क्राउच्ड इन अ ट्रेंच। ओके, क्राउच्ड का मीनिंग समझ रहे हो, क्राउच माने यूं बैठ जाना, लपक के बैठ जाना। आप जानते हो ना भैया, इंडियन आर्मी वाले, कोई भी आर्मी वाले क्या लपक के बैठ के गोलियां चलाते हैं, तो वो लपक के बैठे हुए थे और गोलियां चला रहे थे। ओके, ट्रेंच नेक्स्ट टू द मशीन गन, और उनके पास क्या था भैया, मशीन गन थी उस जमाने में। ओके, मशीन गन ऑपरेटर
In order to help him load the gun, his position was hit by a mortar shell. Okay, mortar से जो उड़ता हुआ था ना, भम करके फूटता है. अब वो मशीन गन के पास थे और मशीन गन ऑपरेटर गोलियां चला रहा था और उनको वो हेल्प कर रहे थे अपने मेजर साहब. तभी पाकिस्तानियों ने देखा कि ये बंदा तबाही मचा रहा है वहां खड़ा होके. अगर ये बंदा 15 मिनट वहां पे रह गया ना मशीन गन के पास, तो पूरी आर्मी हमारी खत्म कर देगा. इसलिए एक मॉर्टार शेल, बेटा लड़ने में जो हिम्मत थी नहीं उन्होंने, राइट. तो वो चलता है ना बजूका गन से जो मॉर्टार शेल आता है जुम करके, वो डाला उनके ऊपर और वहां जाके मॉर्टार शेल फूटा उनके पास. देखते हैं क्या होता है. डिस्पाइट लूजिंग देयर मेजर एंड फेस्ड विद द overwhelming numerical superiority of the enemy, the heroic action of late Major Somnath Sharma motivated his men to hold on to the position for over 6 more hours before being overturned by the enemy. Okay, अब जैसे ही मोर्टार शेल वहां पे फूटा, मेजर साहब इस दुनिया में नहीं रहे. अब सोचो उस आर्मी का मॉरल का क्या होगा जिसका लीडर ही मारा गया हो, राइट. मेजर साहब दुनिया में नहीं है अब, लेकिन मेजर साहब की बातें जरूर से हैं दुनिया में. क्या प्रॉमिस किया था मेजर साहब ने कि जब तक लास्ट गोली दुश्मन के सीने में ना उतार दूं ना, वापस नहीं आऊंगा. जितने लोग बचे थे भैया, सबने ऐसा सोच लिया कि मेजर साहब की बात का हम मना नहीं कर सकते, भले ही मेजर साहब दुनिया में हो या ना हो. ही विल बी अवर सर फॉर एवर. और सर ने बोला ये करना है तो करना है. अगले 6 घंटे तक अपनी आर्मी, जितने भी लोग बचे थे, वो लड़ते रहे और तब तक लड़ते रहे मेरे भाई, जब तक सारे पाकिस्तानी वहां से भागे नहीं. सोचो यार कि जब बंदा जिंदा था तब तो लोगों को मोटिवेट करता ही था और देश के लिए लड़ता था. मेजर सोमनाथ शर्मा एक ऐसे व्यक्ति हैं कि मरने के बाद भी अपनी छाप अपनी रेजिमेंट पे छोड़ के गए. उनके जाने के बाद भी रेजिमेंट का एक बंदा वहां से नहीं हटा, डी कंपनी का एक बंदा वहां से नहीं हटा. सारों ने इतनी गजब तरीके से फाइट की, सभी लोगों ने इतनी गजब तरीके से फाइट की कि वहां से पाकिस्तानियों को भागना पड़ा. देखते हैं. देयर ब्रेव रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड देम फॉर रीइंफोर्समेंट टू अराइव. और उतने में अपने भैया रीइंफोर्समेंट भी आ गई. 6 घंटे में तो आ ही जाएगी. तो जितनी भी रीएनफोर्समेंट थी वो सारी की सारी वहां पे आ गई. यानी बहुत सारे फ्रेश सोल्जर्स वहां पे रिक्रूट किए गए, इंक्लूडिंग फ्लाइंग इन सोल्जर्स फ्रॉम द पंजाब रेजिमेंट ऑफ श्रीनगर. और बेटा सबसे ब्रेव पंजाब रेजिमेंट वहां पे आ गई. और पंजाब रेजिमेंट बेटा एक जगह पे आ जाए मेरे भाई, सीधा बोल देता हूं, चाहे तो कोई भी किसी भी देश का बंदा क्यों नहीं मेरे भाई, भाग जा. पंजाब रेजिमेंट वाले तेरे को छोड़ेंगे नहीं अगर तूने मेरे देश में कदम रखा तो. ओके, देखते हैं क्या होता है. The heroic deeds of Major Somnath and his men thoroughly demotivated the enemy, causing more than 300 casualties. Okay, casualties माने मौत, including injuring their leader. Okay, right? अपने लीडर तो मर गए लेकिन हमने उनके लीडर को भी नहीं छोड़ा. काफी हद तक उसको हर्ट कर दिया हम लोगों ने. 2-4 गोलियां तो उसके लीडर को भी हमने मार दी मेरे भाई, समझे. और देखने वाली चीज क्या है कि इतनी बहादुरी से ये 6 घंटे लोग लड़े. रीइंफोर्समेंट में देखा कि पंजाब सोल्जर्स आ गए हैं. अब तो पाकिस्तानियों की खैर नहीं मेरे भाई, क्योंकि पंजाब रेजिमेंट आ चुकी है. ओके, सारे वहां से भाग रहे थे, सब कुछ भाग गए, डीमोटिवेटेड हो गए एनिमी. सोचो 90 आदमियों ने 500 आदमियों से लड़ाई की. एक बंदा युद्ध में अपनी जान गंवा देता है मेजर सोमनाथ शर्मा जी, लेकिन फिर भी उनकी बातें, उनकी रेजिमेंट अप टू द लास्ट फॉलो करती है. और इसी वजह से बड़गांव बच गया और श्रीनगर और कश्मीर बच गया. वरना इंडिया और पाकिस्तान की ये पहली लड़ाई थी. शायद पहली लड़ाई इंडिया हार गया होता अगर मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके 90 ब्रेव सोल्जर्स वहां पे ना होते तो. ओके, देखते हैं क्या होता है. लेट्स सी आगे. ओके, इन मैनी सिग्निफिकेंस, यानी बहुत तरीकों से अगर देखें, ही इज मेजर साहब. ओके, ध्यान से आप जरूर से देखिएगा भैया उनको, ये चेहरा भूलने लायक नहीं है मेरे भाई. डी कंपनी सैक्रिफाइस एंड मेजर सोमनाथ लीडरशिप सेव्ड श्रीनगर फ्रॉम फॉर इंडिया. द 4 कुमाऊं बैटालियन वाज अवॉर्डेड द बैटल ऑफ ऑनर. उसी बटालियन को बैटल ऑफ ऑनर मिला था, पूरी बटालियन को मिला था, सबको मिले, क्योंकि 90 आदमियों ने इतनी खजब से लड़ाई लड़ी. मेजर सोमनाथ लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द नेशन एट द एज ऑफ 24. और बेटा केवल 24 साल के थे. मेजर सोमनाथ शर्मा उस टाइम पे केवल 24 साल के थे. ही वाज सो यंग.
तो सोच ले मेरे भाई, अगर तू अभी 13-14 साल का है तो तेरे से केवल 10 साल बड़े थे मेजर साहब, समझे? तो बेटा यही तो देखने वाली चीज है, केवल 24 साल का लड़का बोल सकते हो आप। पूरे दुश्मनों को हिला के रख दिया, पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया इस बंदे ने। देखने वाली चीज है, आगे देखते हैं। ओके, फॉर दिस एक्ट ऑफ कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी, कॉन्स्पिशियस का मीनिंग होता है नोटिसेबल, ओके राइट, ब्रेवरी मेजर सोमनाथ शर्मा वाज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र, परमवीर चक्र उनको दिया गया। 24 साल की उम्र में इतना बड़ा ऑनर, परमवीर चक्र, ये परमवीर चक्र ऐसा दिखता है, ओके इतना बड़ा ऑनर मिल गया उनको, राइट, मरने के बाद मिला, लेकिन भैया उनकी ब्रेवरी ऐसी थी कि उनको परमवीर चक्र मिलना ही मिलना था, देश का पहला परमवीर चक्र। His citation reflects his heroism, patriotism and courage. He was the first recipient of the PVC माने परमवीर चक्र, awarded posthumously for gallantry and supreme sacrifice. posthumously का मीनिंग होता है आफ्टर डेथ, जो अवार्ड आफ्टर डेथ दिया जाता है उनको, यानी मरने के बाद, मरणोपरांत जो दिए जाते हैं अवार्ड्स वो। वी हैव डाइव्ड इनटू हाउ द इवेंट्स ऑफ 3rd November 1947 played out. It is also worth knowing more about the early life of Major Somnath Sharma and the events that led him to make the ultimate sacrifice for the nation. Okay, बेटा आपको भी अब एक इंतजारी हो रही होगी कि यार 24 साल की उम्र में मेजर साहब ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, तो यार थोड़ा बहुत तो उनके बारे में जानना जरूर से बनता है। तो उनकी अर्ली लाइफ के बारे में भी यहाँ कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखो। ओके, बॉर्न ऑन 31 January 1923, द पिक्चर्स्क्वर टाउन ऑफ डाड इन कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू अ फैमिली विथ रिच मिलिट्री लेगेसी, रिच मिलिट्री लेगेसी, यानी उनके जितने भी बाप दादा थे भैया वो सारे के सारे मिलिट्री में ही थे। ओके, हिज फादर मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा had served the nation with distinction. Young Somnath was also deeply inspired by the valors माने बहादुर tales, valors tales माने बहादुरी की कहानियां of the Mahabharat, impact to him by his grandfather. उनके जो ग्रैंडफादर, उनके पप्पा तो मेजर थे ही थे आर्मी में, उनके दादा ने उनको महाभारत की बहुत बहादुरी की स्टोरीज वगैरह सुनाई थी, तो वो महाभारत की स्टोरी से बड़े इंस्पायर हुए थे। ओके, फ्रॉम हिज अर्ली एजुकेशन एट शेरवुड कॉलेज नैनीताल, शेरवुड कॉलेज में कौन पढ़ा है मालूम? शेरवुड कॉलेज में अमिताभ बच्चन पढ़ते थे, उस जमाने की टॉप लेवल की कॉलेज, स्कूल या कॉलेज मानी जाती थी। तो आप ऐसा मत समझिए कि मेजर साहब कम पढ़े लिखे थे, बड़े हाईली एजुकेटेड व्यक्ति थे, मेजर की पोस्ट पे थे 24 साल की उम्र में, तो आप सोचो कितने पढ़े लिखे थे, पढ़ने में होशियार, ब्रेवरी में होशियार, डिसीजन लेने में होशियार, राइट, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है भैया। ओके, देखते हैं। टू हिज रिगरस ट्रेनिंग एट द रॉयल मिलिट्री कॉलेज, और उसके बाद रॉयल मिलिट्री कॉलेज में रिगरस ट्रेनिंग हुई। रिगरस माने भैया बड़ी खतरनाक वाली ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग तू अगर देखे तेरे तेरे हाथ कांपने लगे मेरे भाई, ऐसी ट्रेनिंग भी उन्होंने फेस की हुई है। ओके, देखते हैं। ओके, मेजर सोमनाथ शर्मा लाइफ वाज टेस्टमेंट टू द डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। दो चीज, डिसिप्लिन बड़ा अच्छा था उनमें, डेडिकेशन बड़ा अच्छा था, और बड़ा जिनमें डेडिकेशन बड़ा अच्छा हो, डिसिप्लिन बड़ा अच्छा हो, वो जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करके जाता ही है। तो आप सोचो तुम्हारे टीचर्स अगर आपको बार बार डिसिप्लिन के बारे में टोकते रहते हैं, तो क्यों टोकते रहते हैं बेटा? जैसे नफरत नहीं करते, तेरे को कुछ सिखाना चाहते हैं, सही, डेडिकेशन से काम करना चाहिए, छोटा बड़ा जो भी काम करो डेडिकेशन के साथ करना चाहिए, समझे? मेरा ये वीडियो कम लोग देखते हैं ना, बहुत लोग देखते नहीं है, लेकिन फिर भी जब पढ़ाने की बारी है पूरे डेडिकेशन के साथ मैं पढ़ाने की कोशिश जरूर से करता हूं। आपको अच्छा लगे बुरा लगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा डेडिकेशन पूरा रहता है पढ़ाने में। मैं ये नहीं देखता कितने व्यूज आए कितने व्यूज नहीं आए, राइट, क्योंकि सोमनाथ जी से मैं भी यही चीज सिखाऊं। देखते हैं आगे क्या होता है, लेट्स सी। कमीशन्ड इनटू द 8th Battalion 19th Hyderabad Regiment in 1942. He served with distinction during World War II in the Arakan campaign in Burma. अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 में भी उन्होंने हिस्सा लिया था हैदराबाद रेजिमेंट की तरफ से। ओके, और बर्मा में वो भैया वो लड़ाई लड़े थे। ओके, फाइन। अर्निंग मेंशंस इन डिस्पैचेस फॉर हिज ब्रेवरी। डिस्पैचेस का मीनिंग होता है ऑफिशियल रिपोर्ट्स ऑन मिलिट्री अफेयर्स। ओके, देखने वाली चीज है, फॉर्ज शेप और स्ट्रेंथन्ड ऑफन थ्रू द हार्डशिप्स। ओके, और भैया मिलिट्री में उनका काम इतना नोटिसेबल रहा था बर्मा वॉर में कि भैया मिलिट्री की जो डायरी या डिटेल्स आती है उनमें उनका नाम लिखा गया है। अब सोचो उस जमाने में तो वो 24 साल से भी कम होंगे, समझे? यानी तेरे से केवल 3-4 साल बड़े, यानी वो सर्विंग द कंट्री।
किस प्रकार का डिसिप्लिन, किस प्रकार का डेडिकेशन, खुद ही सोच लो। ओके, देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। ओके फाइन। However, it was during the Indo-Pakistani War 1947-1948, particularly in the Battle of Badgam, that legacy of Major Somnath Sharma was truly forged. Okay, देखने वाली चीज यही है मेरे भाई कि उन्होंने अपना अदम्य साहस कहाँ दिखाया, तो बडगाम वाली वॉर में ही दिखाया। ओके, बाकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर और वो सारी चीजें वो ब्रिटिश के लिए लड़े थे, राइट, लेकिन यहाँ तो वो अपने देश के लिए लड़े मेरे भाई। देखते हैं क्या होता है। ओके फाइन। The life and the sacrifice of Major Somnath Sharma embody the highest ideals of duty, honor, and the patriotism. Patriotism माने देशभक्ति. He has been a source of inspiration for soldiers and citizens alike. Most importantly, his story is a reminder of sacrifices made by countless men and women in defense of the motherland, and highlights the profound sense of duty that inspired him. Okay, भैया सालों पहले अगर आप देखो तो एक पोस्ट कार्ड भी उनके नाम से जारी किया गया है। यही पोस्ट कार्ड आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। थोड़ी बहुत झलक उनके चेहरे की आपको यहाँ दिख रही होगी। ओके भैया, यही जो व्यक्ति है, ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जो देश के लिए भैया अपनी जान कुर्बान तक कर देते हैं भैया, और हम सबको इंस्पायर करते हैं मेरे भाई, राइट, कि देश के लिए कुछ ना कुछ करो। अच्छा पढ़ के भी देश के लिए बड़ा अच्छा काम कर सकते हो। हर किसी को बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं है, देश में रह के भी देश के लिए अच्छा काम कर सकते हो मेरे भाई। ओके, ये सारी चीजें उन्होंने सिखाई हमको। देखते हैं। ओके फाइन, ये जो कोई भी है वो साइटेशन है। ओके, एक बार जरूर से पढ़िएगा, यहाँ ये कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन आई वुड रेकमेंड यू कि ये साइटेशन आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। ओके चलिए आगे देखते हैं। ओके, इन द क्वाइट ऑफ द कश्मीर वैली, where the echoes of the company's battle with infiltrators have long since faded. Faded माने चला गया, अभी तो कोई डर नहीं है, बड़गांव के लोग खुश हैं, श्रीनगर खुश है, पूरा कश्मीर मजे कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है कश्मीर में। ओके, द स्टोरी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा रिमेन्स अ बेकन ऑफ करेज एंड सैक्रिफाइस। बेकन माने मशाल, एक मशाल बने हुए हैं भैया ब्रेवरी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिज वैलर ensured that the tricolor would continue to fly over Srinagar, and his name is forever etched in the golden pages of India's military history. सही बात है, मिलिट्री की हिस्ट्री में उनका नाम सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और आज श्रीनगर के ऊपर अगर तिरंगा लहरा रहा है तो भैया उसका पूरा श्रेय मेजर साहब और उनकी रेजिमेंट यानी डी कंपनी को जाता है। ओके, द लाइफ एंड द लेगेसी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा स्टैंड्स as a poignant reminder of the price of freedom and the enduring spirit of those who fought to protect it. Okay, अब देखो भैया, poignant का मीनिंग होता है इमोशनल एंड सैड। ओके भैया, उनकी स्टोरी ऐसी है, थोड़ी इमोशनल है, थोड़ी सैड करने वाली है, क्योंकि भैया मेजर साहब को हमने गंवा दिया, राइट, वो भी 24 साल की उम्र में गंवा दिया हमने। इतने वीर व्यक्ति हमारे देश में होते तो और क्या नहीं हो सकता था। ओके, लेकिन हमने गंवा दिया उनको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखने वाली चीज ये है कि उनकी एंड्योरिंग स्पिरिट के बारे में भी हमको इसी चीज की वजह से तो पता लगता है। देखते हैं। हिज स्टोरी marked by selflessness and bravery will continue to inspire and guide generations to come, ensuring that his sacrifice is never to be forgotten. Okay, कौन भूल सकता है मेरे भाई। शायद आज के लेक्चर से पहले या आज के इस वीडियो के पहले में आप उनके बारे में थोड़ा कम जानते थे, लेकिन आज के बाद उनकी ब्रेवरी जानने के बाद आप कभी भी उनको नहीं भूल पाएंगे। ये बात भी उतनी तो सही है। ओके, देखते हैं। हिज नेम इज एच्ड माने भैया लिखे जाना। ओके, ऑन द ऑनर वॉल ऑफ द नेशनल वॉर मेमोरियल। जहां जहां नेशनल वॉर मेमोरियल बनेगा, मैंने आपको बोला नेशनल वॉर मेमोरियल आपको देखना हो भैया, वो म्यूजियम तो जैसे में बड़ा अच्छा है, वहां पे भी उनका है, ये मेडल ऑफ ऑनर है, ये उन सबका नाम लिखा हुआ है जिन्होंने भैया बहुत बढ़िया वाला काम किया था। ओके, और कुछ नहीं भैया, वी कैन ओनली से वी कैन सैल्यूट टू सच पीपल। ओके, चलिए, बढ़िया रहा चैप्टर मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में पढ़ा के मुझे बड़ा अच्छा लगा। Thank you. Here DMC is signing off. Bye.